जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो मार्च 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जो इम्पॉर्टेंट 200 एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीता है। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत ने यह चैंपियंस ट्रॉफी जीती है 4 विकेट से, यानी कि फाइनल मुकाबला जो हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, तो भारत ने 4 विकेट से ये फाइनल मुकाबला जीता था। दोस्तों, फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? रोहित शर्मा, जिन्होंने 76 रन बनाए थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र, जिन्होंने 263 रन बनाए हैं और इसके अलावा 3 विकेट भी हासिल किए हैं। सबसे अधिक रन बनाए हैं रचिन रविंद्र ने, 263 रन बनाए हैं, और सबसे अधिक विकेट हासिल किए हैं मैट हेनरी ने, ये न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने 10 विकेट हासिल किए हैं। आपको याद रखना है कि रचिन रविंद्र को गोल्डन बैट और मैट हेनरी को गोल्डन बॉल प्रदान की गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहां किया गया था? पाकिस्तान और यूएई में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इसका आयोजन किसने करवाया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। दोस्तों, आप हमारे स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा, जो कि आपके स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वैलिडिटी है वो है 2 ईयर की, यानी 2 साल तक ये वैलिड रहेगा। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएं और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पर जाकर के आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसमें छूट भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन 200। तो ये कूपन कोड आप यूज करके इसमें छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज भी मिल जाएगा, जिसमें हर महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो ई बुक वाले सेक्शन पर जाएं। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। तो मार्च 2025 की जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है, तो ये ई बुक आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 एमसीक्यूज जो कि करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं, इसकी ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, ई बुक वाले सेक्शन पर। दोस्तों, ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 2024 के हर महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और अगर आप इस ई बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी जो कीमत है वो है 199, और कूपन कोड यूज करके आप इसमें छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कूपन कोड क्या यूज करना है? पैकेज 100। ठीक है, तो ये कूपन कोड यूज करके 2024 की सारी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? बुर्किना फासो। तो अभी हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है, तो इसमें बुर्किना फासो पहले स्थान पर है। बुर्किना फासो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। इसकी कैपिटल क्या है? ओगाडुगु। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 को जारी किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। यह संस्था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 14 है। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो बुर्किना फासो पहले, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे पर सीरिया, चौथे पर माली और 5वें स्थान पर नाइजर है। अगला क्वेश्चन है, महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो महिला समृद्धि योजना की शुरुआत हुई है दिल्ली में। तो दोस्तों, अब दिल्ली में महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे महिला समृद्धि योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो रतन टाटा जी के नाम पर रखा है। तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम होगा रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है इंडिया ने। तो दोस्तों, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन हुआ था, यह इसका 6वां संस्करण था।
इसका आयोजन ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। विजेता भारत रहा है। भारत ने 5वीं बार इस खिताब को जीता है और इस बार उप विजेता ईरान रहा है। भारत ने 2005, 7, 8, 17 और 25 में ये खिताब जीता है। कबड्डी की बात हुई है तो कबड्डी की हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा घोषणा की गई है कि अब भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह दोस्तों मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है और यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों कनाडा के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। इससे पहले कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था जनवरी 2025 में। अब कौन बन गए हैं? मार्क कार्नी। कनाडा की बात करें अगर हम, तो ओटावा इसकी राजधानी है और कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। और दोस्तों दुनिया में सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला देश भी कौन है? कनाडा। अगला क्वेश्चन है, AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो एंड्रयू वार्टो और रिचर्ड सटन, इन दोनों कंप्यूटर वैज्ञानिकों को 2024 का AM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। दोस्तों यह अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और इस अवार्ड को कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, तो इन्हें AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो लापता लेडीज को आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आईफा की बात करें तो इसे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी बोला जाता है और 2025 में ये जो आयोजन हुआ है यह इसका 25वां संस्करण था। इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। इसको होस्ट किया था करण जौहर और कार्तिक आर्यन ने। सबसे अधिक नॉमिनेशन मिले हैं लापता लेडीज फिल्म को, 9 नॉमिनेशन मिले हैं और सबसे अधिक अवार्ड लापता लेडीज को ही मिले हैं। दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को मिला है और बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल का फीमेल का अवार्ड मिला है नृत्यांशी गोयल और बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है किरण राव। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड मिला है राकेश रोशन को, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा आर्मी। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 समाप्त हो गए हैं। तो ये 2 पार्ट में आयोजित किए गए थे। पहला पार्ट लद्दाख में हुआ था, दूसरा पार्ट जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो अगर हम दोनों की मेडल टैली को मिलाकर देखें तो आर्मी पहले स्थान पर रही है। इसने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 18 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है जिसने 5 गोल्ड और 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इसने टोटल 17 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर लद्दाख रहा है, चौथे पर महाराष्ट्र, 5वें स्थान पर तमिलनाडु और 6ठे स्थान पर ITBP रहा है। 7वें पर कर्नाटक, 8वें पर तेलंगाना, 9वें पर जम्मू कश्मीर, 10वें नंबर पर उत्तराखंड, 11वें पर हरियाणा, 12वें स्थान पर दिल्ली और मध्य प्रदेश रहा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आए हैं? आंसर हो जाएगा 286 दिन के बाद। तो सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर 5 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, लेकिन जिस यान से वो गए थे उस यान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण उन्हें 9 महीने यानी लगभग 286 दिन वहां पर रुकना पड़ा है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका विनोद कुमार शुक्ल को। तो दोस्तों 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। अब आपको याद रखना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो अब 23 भाषाएं कौन कौन सी हैं?
तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं वो, और इसके अलावा अंग्रेजी, तो इस प्रकार से ये 23 भाषाएं हो जाती हैं। तो 23 भाषाओं में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, कितने रुपए की राशि दी जाती है इस पुरस्कार के अंतर्गत? तो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब हम बात करते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में। तो इन्हें 2025 में 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और इन्हें 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। तो ये छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे लेखक बन गए हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि उनकी कुछ कहानियां हैं, कुछ रचनाएं हैं, उनको जरूर याद रखिएगा। तो उसमें दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उनकी रचना है। इसके लिए उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा एक और उनकी रचना है जिसका नाम है नौकर की कमीज। तो इस पर दोस्तों मणि कौल ने फिल्म भी बनाई थी। एक उनका कविता संग्रह है जिसका नाम है सब कुछ होना बचा रहेगा। ठीक है, तो ये उनकी रचनाएं आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। तो क्रिस्टी कोवेंट्री को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकी हैं और वो सबसे युवा भी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में थॉमस वाक की जगह ली है और दोस्तों वह 10वीं अध्यक्ष बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जिम्बाब्वे से है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। और वह एक पूर्व ओलंपिक तैराक भी रही है। 2025 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? आंसर हो जाएगा अनोरा को। तो 2025 में ऑस्कर अवार्ड अनोरा को मिला है। और अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। 1929 में ये पहली बार प्रदान किए गए थे और यह अवार्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, इस बार जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं यह 97 नंबर के ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म अनोरा रही है जिसके निर्देशक थे सीन बेकर। बेस्ट एक्टर रहे हैं एड्रियन ब्रॉडी और बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं मिकी मेडिसन और बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं सीन बेकर। अगला क्वेश्चन है, 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका साधु भद्रेश दास को। तो जो 34वां सरस्वती सम्मान है ये 2024 के लिए प्रदान किया गया है और ये दिया गया है साधु भद्रेश दास को। तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं साधु भद्रेश दास, तो उन्हें अभी हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान की। तो दोस्तों, इस सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है और यह सम्मान दिया जाता है के विड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहला सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो दोस्तों, अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये दिल्ली में हुआ है और उसमें मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन है? हरियाणा है। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं खेलो इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 20 से 27 मार्च तक किया गया था। दूसरा संस्करण था ये और मस्कट था उज्ज्वला जो कि एक गौरैया से प्रेरित था। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा निशानेबाजी और पैरा टेबल टेनिस, इन खेलों को इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं वो शामिल हुए थे। तो हरियाणा पहले स्थान पर था। हरियाणा ने 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 104 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर है राजस्थान और 5वें स्थान पर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो यह मनाया गया है दोस्तों 4 से 10 मार्च के बीच में और इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो भारत के 13 शहर शामिल हैं।
तो दोस्तों अभी हाल ही में IQ एयर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है मेघालय का बर्नीहाट, और जो दिल्ली है वो सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप पर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी की गई है और दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल हैं। इसमें बर्नीहाट मेघालय, दिल्ली और मुल्लामपुर पंजाब, फरीदाबाद, लौनी और नई दिल्ली, गुरुग्राम, श्री गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी और मुजफ्फरनगर और हनुमानगढ़ और नोएडा। तो ये 13 वो शहर हैं जो कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। इसके अलावा 2024 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की लिस्ट की बात करें तो चाड पहले स्थान पर है, बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, चौथे पर कांगो और 5वें स्थान पर भारत है। ठीक है, तो भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की लिस्ट में 5वें स्थान पर है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह दिवस 12 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, यह दिवस मार्च माह के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 2025 की थीम थी अनमास्किंग द अपील। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें, यानी थीम तो जरूर नोट करें क्योंकि थीम पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? आंसर हो जाएगा असम। तो असम की सरकार ने अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कही है और इस सैटेलाइट का नाम क्या होगा? असम सैट। ये सैटेलाइट कृषि, आपदा प्रबंधन, विकास, सीमा सुरक्षा इन सभी में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो दोस्तों जींद सोनीपत मार्ग पर चलने वाली है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, और ये कब चलेगी? 31 मार्च 2025 को। दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होगी? 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी यात्री क्षमता कितनी होगी? 2638 यात्री की। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है? तो मॉरिशस के द्वारा ये सम्मान पीएम मोदी को दिया गया है। पीएम मोदी अभी हाल ही में 12 मार्च को वहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, मुख्य अतिथि बने थे। तो इसी दौरान उन्हें द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों पीएम मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। मॉरिशस की बात करें तो यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है और इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम, और मॉरिशस की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा एयरटेल। तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स और एयरटेल के बीच में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए समझौता हुआ है। तो इसके तहत अब भारत में भी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इससे दूर दराज वाले इलाकों में भी अब इंटरनेट पहुंचने वाला है। तो इसके लिए साझेदारी स्पेस एक्स और एयरटेल ने की है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ये एलन मस्क की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, जदिया स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह महोत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, होला मोहल्ला का त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्यौहार पंजाब राज्य में मनाया गया है। तो 13 मार्च से 15 मार्च तक यह त्यौहार मनाया गया है और इस त्यौहार में सिख समुदाय के लोग युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। इस महोत्सव की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 17वीं शताब्दी के अंत में की गई थी। ठीक है, तो जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा इस त्यौहार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दलाई लामा को 2025 का गोल्ड मरकरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। दलाई लामा की बात करें तो उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है इंडिया, और पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लें। हाल ही में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा
मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट की अनडॉकिंग की है? आंसर हो जाएगा इसरो। तो देखिए, डॉकिंग और अनडॉकिंग इन दोनों शब्दों को समझिएगा। तो डॉकिंग का मतलब होता है जब अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को जोड़ा जाता है, तो इसे डॉकिंग बोला जाता है। और अनडॉकिंग बोला जाता है जब 2 सैटेलाइट को अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसरो ने डॉकिंग भी की है 2 सैटेलाइट की और अनडॉकिंग भी की है। तो दिसंबर 2024 में इसरो के द्वारा स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद जनवरी में जो 2 सैटेलाइट हैं उनकी डॉकिंग की गई थी और अब दोस्तों उनकी अनडॉकिंग की गई है। तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ने ये उपलब्धि हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। और दोस्तों यह पुरस्कार किसने प्रदान किया है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी ASQ ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? आंसर हो जाएगा इसका किर्गिस्तान। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में अभ्यास खंजर का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 10 मार्च से 23 मार्च तक किया जाएगा और इस बार इसका 12वां संस्करण हो रहा है और इसका आयोजन किर्गिस्तान में ही किया जा रहा है। दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच में यह अभ्यास 2011 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयाल जमीर किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? तो इजराइल के सेना प्रमुख बने हैं इयाल जमीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं इयाल जमीर। और इजराइल की बात करें तो यरूशलेम इसकी कैपिटल है और इसाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की संसद को नेसेट बोला जाता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो विद्या बालन फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो फेडरल बैंक की बात करें तो यह निजी क्षेत्र का बैंक है भारत का और इसकी स्थापना 1931 में त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन फेडरल बैंक के रूप में इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसके CEO हैं कृष्णन मणियन और इसके संस्थापक हैं KP हॉर्मेस। आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय केरल के अलुवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अर्धभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। और दोस्तों डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, इस बात को आप नोट करिएगा। और जयश्री वेंकटेशन की बात करें तो वह एक ट्रस्ट, एक संगठन चलाती हैं जिसका नाम है केयर एंड ट्रस्ट और यह जैव विविधता संरक्षण के लिए काम करता है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी CGF का नाम बदल करके क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया है राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि इससे फेडरेशन शब्द को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? तो वो बना है अमूल। तो दोस्तों YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में अमूल को भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बताया गया। दोस्तों पहले स्थान पर अमेजन है, दूसरे स्थान पर फ्लिपकार्ट, तीसरे स्थान पर अमूल, चौथे स्थान पर तनिष्क और 5वें स्थान पर मेक माई ट्रिप है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से 24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो वो बना है अमेरिका। अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर रूस, चौथे पर चाइना और 5वें स्थान पर जर्मनी है। और ये रैंकिंग किसने जारी की है? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी सिपरी ने ये रैंकिंग जारी की है। और प्रमुख हथियार आयातक देश में यूक्रेन पहले, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे पर कतर, चौथे पर सऊदी अरब और 5वें स्थान पर पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, फिडे 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के ओपन सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनेगा? तो बलिया में बनेगा। तो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं चित्तू पांडे,
तो उनका स्मारक उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश के बलिया में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच कॉर्पेट और बंगोल सागर अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉर्पेट और बंगोल सागर अभ्यास आयोजित किया गया है और यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्योहार केरल राज्य में मनाया गया है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में जो अट्टुकल भगवती मंदिर है, यहाँ पर यह त्योहार मनाया गया है। इस त्योहार के दौरान महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में चावल से बना भोजन बनाती हैं और इसे अट्टुकल अम्मा को समर्पित करती हैं, जो कि एक देवी हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शुभमन गिल को। तो पुरुष वर्ग में शुभमन गिल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो दोस्तों, पंजाब की विधानसभा ने एक सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है जिसके माध्यम से 1947 तक से लेकर के और अब तक की जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने वाली पंजाब विधानसभा पहली विधानसभा बन गई है भारत। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके WPL 2025 का टाइटल अपने नाम किया है। और दोस्तों, 2025 में ये जो WPL आयोजित किया गया है, यह इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया था और विजेता मुंबई इंडियंस रहा है जिसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर और दिल्ली कैपिटल उप विजेता रहा है जिसकी कप्तान थी मैग लैनिंग। दोस्तों, 2023 में पहली बार WPL का आयोजन हुआ था जिसको मुंबई इंडियंस ने जीता था। फिर 2024 में RCB की टीम ने इसको जीता था और 2025 में अब फिर से मुंबई इंडियंस ने इसको जीता है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रही है? अमनजोत कौर, जो कि मुंबई इंडियंस की हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रही है? नेट साइबर ब्रंट, जो कि मुंबई इंडियंस की है। इन्हें ऑरेंज कैप भी प्रदान किया गया था और ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही है। पर्पल कैप किसे दिया गया है? अमेलिया केर को, जो कि मुंबई इंडियंस की हैं, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 18 विकेट हासिल किए थे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आई थी? उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेन। तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन 27 और 28 फरवरी को भारत की 2 दिन की यात्रा पर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात की थी। बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की, तो 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल हैं जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। यूरो इसकी करेंसी है। इसकी कुछ शाखाएं होती हैं, इसके कुछ अंग होते हैं यूरोपीय यूनियन के। तो उसमें यूरोपीय काउंसिल होती है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहा है वर्तमान में पोलैंड। और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मैत्सोला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल किसने जीता है? तो विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। यह ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है और इसका आयोजन BCCI के द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों, इसका आयोजन हर साल होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो विदर्भ की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल जीता है। फाइनल मुकाबला विदर्भ और केरल के बीच हुआ था, लेकिन ये मुकाबला ड्रॉ रहा है। तो पहली पारी में विदर्भ की टीम ने लीड हासिल की थी, तो इसके आधार पर विदर्भ को चैंपियन घोषित किया गया है। विदर्भ की टीम ने तीसरी बार इसको जीता है। पहली बार 2017-18 में, दूसरी बार 18-19 में और अब जो है 2024-25 में इसको जीता है। रणजी ट्रॉफी का जो पहला सीजन था ये 1934-35 में हुआ था। इसकी सबसे सफल टीम है मुंबई, जिसने 42 बार रणजी ट्रॉफी को जीता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने नए आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो 5 नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो ये 5 नए कॉरिडोर कौन होंगे? तो इसमें प्रयागराज विंध्याचल काशी और प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर, प्रयागराज लखनऊ नैमिसारण्य, प्रयागराज राजापुर और चित्रकूट, प्रयागराज मथुरा वृंदावन, सुख तीर्थ। तो ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 30 वर्षों के बाद किस देश में कैफ गिद्ध को देखा गया है?
आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये कैफ गिद्ध होता है जो कि काफ़ी प्राचीन होता है, काफ़ी पुराना गिद्ध माना जाता है। तो इसकी प्रजाति को अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में देखा गया है 30 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन है, हार्ट लैंप पुस्तक की लेखिका कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा बानो मुश्ताक। तो बानो मुश्ताक के द्वारा हार्ट लैम्प नामक पुस्तक को लिखा गया है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 की सूची में शामिल किया गया है। तो 13 पुस्तकों को चुना गया है, उसमें एक पुस्तक है हार्ट लैम्प। यह कन्नड़ पुस्तक है और यह पहली ऐसी कन्नड़ पुस्तक है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज की लिस्ट में शामिल किया गया है। अभी इसको अवार्ड मिला नहीं है, केवल इसको नॉमिनेशन मिला है। इस पुस्तक को कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भस्ती ने। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसके अंतर्गत 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये ब्रेंडन होल्ट ने जीता है। दोस्तों बेंगलुरु ओपन टेनिस से संबंधित इस बात को आप याद रखिएगा। तो 2025 में इसका खिताब जीता है ब्रेंडन होल्ट ने जो कि अमेरिका के हैं, और युगल का खिताब जीता है अनिरुद्ध चंद्रशेखर जो कि भारत के हैं, और रे हो की जोड़ी ने जो कि ताइवान के हैं। अगला क्वेश्चन है, जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है तनुष्का सिंह। तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं तनुष्का सिंह और वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRCTC और IRFC इन दोनों कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी A और B दोनों। तो IRCTC का मतलब है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी बनी है। और दूसरी कंपनी है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये भारत की 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है और ये दोनों कंपनियां रेलवे से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन किस राज्य में है? तो ये हैं उत्तर प्रदेश में। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा देश में पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके अनुसार भारत में 6,327 नदी डॉल्फिन हैं। तो सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में, फिर इसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम में है। क्वेश्चन है, 2025 दुबई ओपन ATP 500 टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है स्टेफानोस सिसिपास ने। तो दुबई ओपन एकल का खिताब ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास ने जीता है और भारत के युकी भांबरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरेन की जोड़ी ने युगल का खिताब जीता है। अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में अंग्रेजी को अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? तो यह गुजरात में आयोजित की गई है और इसका आयोजन गुजरात के जूनागढ़ जिले के सासन गिर में हुआ है। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और आपको याद रखना है कि 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला जूनागढ़ गुजरात में रखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा? तो बन्नी घास के मैदान और गांधी सागर अभ्यारण्य। तो इन दोनों को प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो बन्नी घास के मैदान है ये गुजरात में है और जो गांधी सागर अभ्यारण्य है ये MP में है। तो इन दोनों को प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा और यहाँ पर चीते लाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्रिश्चियन स्टोकर ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है। ऑस्ट्रिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। वियना इसकी कैपिटल है, यूरो करेंसी है और चांसलर तो कौन है? क्रिश्चियन स्टोकर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जामनगर गुजरात में किया गया है और वनतारा केंद्र की स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा की गई है। और जो वनतारा है यह वन्यजीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। यहाँ पर वन्य जीवों को बचाने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जल, स्वच्छता और आरोग्य यानी बास क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल की बात करें तो काठमांडू कैपिटल है,
रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। करेंसी है नेपाली रुपया। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, तो इस योजना के माध्यम से जो एकल महिलाएं हैं, जैसे परित्यागता हैं या विधवा महिलाएं हैं, तो उनके लिए सरकार के द्वारा उनको रोजगार करने के लिए कुछ राशि प्रदान की जाएगी। तो 75% राशि देगी उत्तराखंड की सरकार, और जो 25% राशि है ये देनी होगी लाभार्थी को। ठीक है, तो इससे एक नया बिजनेस शुरू कर सकती हैं महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में गुड़गांव हरियाणा में बनाया गया है, और इस केंद्र को अहिंसा विश्व भारती के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है विश्व शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है अल्फ्रेड। तो इसने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन वाले इलाके को प्रभावित किया है। वहां पर वर्षा हुई है और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेल्थ रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया है? तो नाइट फ्रैंक नामक संस्था ने वेल्थ रिपोर्ट 2025 को जारी किया है, और यह संस्था लंदन में स्थित है। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में वेल्थ रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत जो है अमेरिका, चाइना और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन का केंद्र है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2024 में भारत में अरबपतियों की संख्या 191 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका में। तो जो नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन है, इसका आयोजन 2025 में अमेरिका में किया जा रहा है, और इसमें भारत की जो नौसेना है वो शामिल हुई है। इसमें इस बार 5 देश शामिल हो रहे हैं। अमेरिका तो हो ही रहा है क्योंकि ये मेजबान है, और इसके अलावा जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया गणराज्य भी इसमें शामिल हुआ है। यह अभ्यास पहली बार 2019 में आयोजित हुआ था। 2025 में इसका आयोजन 4 से 19 मार्च 2025 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी एस्टेट का संबंध किस कंट्री से है जो भारत की यात्रा पर आई थी? आंसर हो जाएगा बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजकुमारी हैं एस्ट्रिड, तो वो भारत की अभी यात्रा पर आई थी 2 से 8 मार्च 25 तक। ठीक है, बेल्जियम की बात करें तो ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। यूरो करेंसी है। वार्ट डी वेबर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और दोस्तों, जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर यूरोपीय यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो ये रोपवे बनाया जाएगा उत्तराखंड में। रोपवे क्या होता है कि रोपवे में दोस्तों यात्रियों को रस्सी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर आपने ये सुविधा ज़्यादातर देखी होगी। तो एक रोपवे बनाया जाना है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक। ठीक है, और ये 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो इस बार भी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम है एक्सेलरेट एक्शन, यानी तेजी से कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। तो अब बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी को डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। तो ये फैसला अभी हाल ही में कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रिट्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो चाइना के आर्किटेक्चर लियो जियाकुन को प्रिट्जकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। हयात फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, और यह पुरस्कार 1979 में पहली बार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ 15 साल पुराने वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो वाहन होते हैं प्रदूषण बहुत अधिक करते हैं। तो अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, जिसकी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, तो इस सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आने वाले समय में
जो दिल्ली है वहां पर 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह अभ्यास किया गया है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में डेजर्ट हंट का आयोजन किया गया है और इसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, ये तीनों सेनाएं शामिल हुई थी। विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपए की मदद की है? आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जय शाह को। तो आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं जय शाह जी, तो उन्हें वर्तमान में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स एक प्रकार की पत्रिका है, तो उसके द्वारा अभी हाल ही में इंडिया लीडरशिप अवार्ड दिया गया है जय शाह को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी ने ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्रमा पर उतारा है? आंसर हो जाएगा इसका फायरफ्लाई एरोस्पेस। तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस, तो उसने अभी हाल ही में चंद्रमा पर एक मिशन भेजा था और उसके अंतर्गत ब्लू घोस्ट लैंडर को चंद्रमा पर अभी हाल ही में उतारा गया है। तो यह चंद्रमा पर पहुंचने वाला दूसरा प्राइवेट कमर्शियल वाहन है। इससे पहले अमेरिका की इंट्यूएटिव मशीन्स कंपनी ने 2024 में चंद्रमा पर अपना लैंडर उतारा था। दोस्तों, ये जो ब्लू घोस्ट लैंडर भेजा गया है चंद्रमा पर, इसका उद्देश्य है चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दुनिया का पहला या सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन है? अमेरिका। ठीक है, और तीसरा कौन बना है? इंडिया बना है। अगला क्वेश्चन है यामांडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा उरुग्वे। तो उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है यामांडू ओरसी ने। उरुग्वे की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर है दोस्तों ब्राज़ील और यहाँ पर स्थित है उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल का क्या नाम है? मॉन्टेवीडियो। अगला क्वेश्चन है सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अजय भादु को। तो अजय भादु जैम के सीईओ बन गए हैं। अब ये जैम क्या होता है? तो दोस्तों जैम के माध्यम से जो सरकारी विभाग होते हैं वो सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जहां पर आप वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, वस्तुओं को खरीद सकते हैं, उसी प्रकार से सरकारी विभागों को वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए जैम का निर्माण किया गया है। तो जैम के नए सीईओ कौन बने हैं? अजय भादु। अगला क्वेश्चन है अचंता शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। तो ये हैं दोस्तों अचंता शरद कमल, तो इन्होंने टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनकी उम्र भी अब 42 वर्ष हो गई है। दोस्तों 2004 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और आपको याद रखना है कि 2022 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के कितने स्थानों को अस्थायी सूची में जोड़ा है? आंसर हो जाएगा 6 स्थानों को। तो वो 6 स्थान कौन कौन है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर जो कि तेलंगाना में है, अशोकन शिलालेख स्थल जो कि कई राज्यों में फैले हुए हैं, 64 योगिनी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश और ओडिशा में है, गुप्त मंदिर ये भारत के कई राज्यों में है, और बुंदेलों के महल और किले ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो इन्हें अभी हाल ही में विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में शामिल किया है। दोस्तों अगर आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, जैसे अभी हाल ही में राजा गुप्ता सर का अर्जुन बैच लॉन्च किया गया है। इसके अलावा 1 ईयर कंप्लीट मंथली करेंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा, 1000 टॉपिक बाई स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी, 1 ईयर टॉपिक बाइज ऑल करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आप यहाँ से अलग से प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के। 13 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करेंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं?
आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। और दोस्तों, दिल्ली में जो 10वां रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया है उसके मुख्य अतिथि भी कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ये जीती है झारखंड ने। तो झारखंड ने हरियाणा को हरा करके 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। ये जो फाइनल मुकाबला हुआ था यह हरियाणा के ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स पंचकुला में आयोजित किया गया था। मिजोरम तीसरे स्थान पर रहा है जबकि महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों, इस योजना के तहत गरीब परिवारों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा जिसके माध्यम से गरीब परिवारों के लिए रोजगार के साधनों को मजबूत किया जाए। अगला क्वेश्चन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। और आपको याद रखना है कि यह अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा प्रदान किया गया है। ये अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने शनि ग्रह के कितने नए उपग्रह को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है? आंसर हो जाएगा 128। यानी कि शनि ग्रह में पहले से जितने भी उपग्रह थे उसमें 128 और नए उपग्रह जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों शनि ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 274। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया है? शनि ग्रह बन गया है। तो शनि के पास 274 है, बृहस्पति के पास 95, यूरेनस के पास 28, नेपच्यून के पास 16 और मंगल के पास 2 और पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, जबकि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रमा के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका चंद्रयान 5। तो दोस्तों, हाल ही में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन, उन्होंने ये बताया है कि केंद्र सरकार के द्वारा चंद्रयान 5 के लिए मंजूरी दे दी गई है। और ये जो चंद्रयान 5 होगा इसमें जापान भी सहयोग करेगा। और दोस्तों, चंद्रयान 5 में 250 किलोग्राम का रोवर भेजा जाएगा। 2027 में आपको याद रखना है कि चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। देखिए, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट गया था जिसने चंद्रमा पर पानी खोजने में सफलता हासिल की थी। फिर चंद्रयान 2 गया था 2019 में, ये असफल हो गया था। फिर 2023 में चंद्रयान 3 गया था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। इस प्रकार से भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया मास्टर्स ने। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो रिटायर क्रिकेटर हो जाते हैं उनकी एक लीग आयोजित की गई है जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल मास्टर लीग। तो इस लीग को इंडिया ने जीता है और इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा करके ये लीग अपने नाम की है। और 2025 में इसका पहला संस्करण ही आयोजित किया गया है। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका शामिल हुई। अगला क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, या इसका 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। दोस्तों, ये जो रायसीना डायलॉग है 2025 का, ये 17 मार्च से लेकर 19 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया है। इसकी थीम आपको ज़रूर याद रखनी है क्योंकि थीम आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम क्या है? कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लेनेट। ठीक है, तो ये थीम आप नोट कर लें। इसके मुख्य अतिथि भी नोट कर लें। मुख्य अतिथि कौन है? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन है 12वें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 किस देश में आयोजित किए गए हैं? तो यह इटली में आयोजित किए गए हैं। तो दोस्तों, इटली के ट्यूरिन शहर में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 आयोजित किए गए हैं जिसकी थीम थी द फ्यूचर इज हेयर। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसमें 101 देश शामिल हुए थे और इसमें वे खिलाड़ी शामिल हुए थे जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग हैं। भारत ने इन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारत ने 33 मेडल जीते हैं
जिसमें से 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा भिवंडी में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति महाराज जी को समर्पित पहला मंदिर बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और छत्रपति शिवाजी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि उनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को और उनका जन्म वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उनका जन्म मराठा सेनापति साहजी भोसले के घर हुआ था, यानी कि उनके पिताजी कौन थे? साहजी भोसले। माता कौन थी? जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 16 वर्ष की आयु में तोरणा किला जीता था। उनके आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? समर्थ रामदास। उनका निधन कब हुआ था? 1680 में रायगढ़ में उनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल किया है? आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 2028 में ये जो ओलंपिक खेल आयोजित किए जाने हैं, यह अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाने हैं। तो उसमें पहले बॉक्सिंग को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बॉक्सिंग को 2028 में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने मार्च 2025 से राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो दोस्तों, सिक्किम में अगर कोई टूरिस्ट के रूप में जाता है तो उसे 50 रुपए का शुल्क देना होगा। तो ये जो शुल्क होगा ये 30 दिन के लिए होगा। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा वहाँ पर रुकते हैं तो आपको फिर से 50 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन अधिकारियों के लिए, यानी जो लोग ड्यूटी में हैं वहाँ पर, उनको ये पैसे नहीं लगेंगे और इसके अलावा बच्चों को भी इसमें छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गोमीरा डांस किस राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में चंचला काली माता पूजा होती है, इसी दौरान गोमीरा डांस होता है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इसे आप नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। तो दोस्तों, वरुण नाम का एक नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जा रहा है 2001 से। ठीक है, तो अब इसका 23वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 2025 में और इसका जो आयोजन है 2025 में ये अरब सागर में किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर नोट करें। इसका आयोजन 19 से 22 मार्च तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है जिसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा करना। ठीक है, तो इसमें एक दल का गठन किया गया है जिसमें एक इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, 4 महिला पुलिसकर्मी हैं, 5 पुरुष पुलिसकर्मी हैं। तो अगर कोई महिला शिकायत करती है तो ऐसी स्थिति में ये दल वहां पर पहुंचेगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, तो इसमें भारत 118वें स्थान पर है। ठीक है, इसको जारी किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। तो भारत 118वें स्थान पर रहा है, जबकि पिछली बार भारत 126वें स्थान पर रहा है। टॉप पर कौन रहा है इस बार? तो फिनलैंड टॉप पर रहा है, फिर सेकंड नंबर पर डेनमार्क और थर्ड नंबर पर आइसलैंड रहा है। अफगानिस्तान इसमें सबसे नीचे रहा है और आपको याद रखना है कि नेपाल 93वें नंबर पर रहा है और पाकिस्तान 109वें नंबर पर रहा है। विश्व खुशहाली दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, स्केचर्स एक फुटवेयर बनाने वाली कंपनी है, तो अब जसप्रीत बुमराह स्केचर्स के फुटवेयर पहनेंगे और जो स्केचर्स कंपनी है उसकी ब्रांडिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार किस देश में पाया गया है? तो यह पाया गया है फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस में अभी हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार पाया गया है। तो फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में यह भंडार पाया गया है। तो लगभग 46 मिलियन टन यहाँ पर
व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है, जिसकी कीमत बताई जा रही है 92 ट्रिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, बगाड़ रथ यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में यह त्योहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है? तो दोस्तों, अमेरिका ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया है कि उसके देश में अब शिक्षा विभाग को बंद किया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तो वो बहुत सारी चीज़ें बदल रहे हैं, तो उन्होंने शिक्षा विभाग को ही बंद करने का फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है अमेरिकियों को, इसलिए इसको बंद किया जाए। अब किसी और संस्था को ये काम सौंपा जाएगा, यानी कि शिक्षा विभाग का जो काम है कोई और संस्था संभालेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को किस देश की सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो दोस्तों, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो इंडियन एक्टर हैं चिरंजीवी, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। और ये अवार्ड किसने प्रदान किया है दोस्तों? तो ब्रिज इंडिया नामक एक थिंक टैंक या एक संगठन है, उसने उन्हें सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह जी को चुना गया है, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी है सबिता पुनिया और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने हैं हरमनप्रीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सबिता पुनिया ही बनी है। डिफेंडर ऑफ द ईयर बने हैं अमित रोहिदास और सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर बने हैं हार्दिक सिंह और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड बने हैं अभिषेक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ शहरी कार्गो माल सेवा शुरू की है? आंसर हो जाएगा ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, यानी कि ये अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा शहरी कार्गो माल सेवा भी शुरू की जाएगी, यानी कि माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा दिल्ली मेट्रो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो स्टुअर्ट यंग अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। दोस्तों, त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो यह एक कैरेबियाई कंट्री है। पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की राजधानी है और क्रिस्टीन कंगालू यहाँ की राष्ट्रपति हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास का देश है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गूगल के द्वारा जेमा 3 AI मॉडल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट करें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2015 से लेकर 2024 के बीच विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके कितनी कमाई की है? तो 143 मिलियन डॉलर की कमाई की है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट प्रक्षेपित किए हैं 2015 से 24 के बीच में अमेरिका के, तो 232 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। यूके के 83 सैटेलाइट हैं और सिंगापुर के 19 सैटेलाइट हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसी गाबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आई हैं? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गाबार्ड अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर। अगला क्वेश्चन है, मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 24वें नंबर पर है। तो अभी हाल ही में फ्री स्पीच इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें 33 देशों को शामिल किया गया था। इसमें भारत 24वें नंबर पर है। और यह इंडेक्स किसने जारी किया है? तो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा इसको जारी किया गया है। नॉर्वे पहले नंबर पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है। अगला क्वेश्चन है, होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो गायत्री चक्रवर्ती को होलबर्ग पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो असमान दुनिया में सत्ता और ज्ञान की संरचनाओं की आलोचना के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। होलबर्ग पुरस्कार की अगर हम बात करें तो नॉर्वे की सरकार के द्वारा स्थापित होलबर्ग समिति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत $5,40,000 की राशि प्रदान की जाती है और यह पुरस्कार नोबेल के ही समान माना जाता है, यानी जिस प्रकार से नोबेल पुरस्कार होता है उसी प्रकार से ये होलबर्ग पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राम सुतार को। तो दोस्तों, राम सुतार कौन है? तो यह भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी किया था। तो उन्हें ही
अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के अंतर्गत या सम्मान के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक को किसने लिखा है? तो के आरुमुगम और एलोर डी क्रूज के द्वारा मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक को लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेटुम्बो नंदी नंदेतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नेटुम्बो नंदी नंदेतवा। दोस्तों, बात करते हैं नामीबिया की। तो नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये दक्षिण में स्थित है। राजधानी क्या है इसकी? बिंड हाक, और नामीबियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, नेटुम्बो नंदी नंदेतवा हैं। इसके पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो इसकी सीमा अंगोला से लगती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी सीमा बोत्सवाना से, साउथ अफ्रीका से लगती है, जिम्बाब्वे से भी इसकी सीमा लगती है। नामीबिया दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक देश है, यानी कि यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है। नामीबिया में एक प्रसिद्ध घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे बोला जाता है बेल्ड। तो बेल्ड नाम के जो घास के मैदान है वो नामीबिया देश में पाए जाते हैं। एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा इसका उत्पल कुमार ने। तो प्रसिद्ध लेखक हैं उत्पल कुमार जी, तो उनके द्वारा एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में उस इतिहास के बारे में बताया गया है जिस इतिहास को इतिहासकारों ने गलत बताया है या फिर उसको छुआ ही नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं की है। तो उस इतिहास के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। अच्छा, उत्पल कुमार जी ने एक और पुस्तक लिखी है, उसको भी आप याद रखिएगा। तो उस पुस्तक का नाम है भारत राइजिंग, धर्मा, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी उनकी बुक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, भारत ने हमेशा कबड्डी विश्व कप में अपना लोहा मनवाया है। हमेशा कबड्डी विश्व कप भारत ही जीतता है। तो इस बार भी पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप भारत ने ही जीता है। अब सवाल आता है कि ये जो कबड्डी विश्व कप हुआ है 2025 का, ये किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है इंग्लैंड देश में। तो इंग्लैंड का जो वॉल्वरहैम्पटन नामक स्थान था, यहाँ पर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है। तो अगर हम पुरुष कबड्डी की बात करें तो इसका जो फाइनल हुआ था ये भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। तो भारत ने इंग्लैंड को पटकनी दी है और ये कबड्डी विश्व कप अपने नाम कर लिया है। उसी प्रकार से जो भारतीय महिलाएं हैं उन्होंने भी इंग्लैंड को हराया है और ये विश्व कप अपने नाम किया है। कबड्डी खेल का जो कबड्डी खेल होता है उसमें प्रत्येक टीम में मैदान पर तो 7 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 5 खिलाड़ी रिजर्व में होते हैं। और कबड्डी का खेल 40 मिनट का होता है, बीच में ब्रेक भी होता है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, केंद्र सरकार के अनुसार अब कितने निवेश तक के उद्योग को सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2.5 करोड़ रुपए। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एमएसएमई की परिभाषा बदली गई है और ये जो बदली गई परिभाषा है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। अब किस प्रकार से ये परिभाषाएं बदली गई हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार के अनुसार अगर किसी उद्योग का जो निवेश है वो 2.5 करोड़ रुपए है और उसका टर्नओवर 1 साल का 10 करोड़ रुपए है तो वो सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी उद्योग का निवेश 25 करोड़ रुपए है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है तो उसे लघु उद्यम माना जाएगा। और अगर किसी उद्योग का जो निवेश है वो 125 करोड़ रुपए का है और टर्नओवर उसका 500 करोड़ रुपए का है तो उसे मध्यम उद्यम माना जाएगा। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा एमएसएमई की परिभाषाएं बदली गई हैं। ये परिभाषाएं कब से लागू हो जाएंगी? 1 अप्रैल 2025 से। अगला क्वेश्चन है, सनमार समूह के चेयरमैन विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस
ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैन ब्रोक से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, तो इस सम्मान में ही एक शब्द छिपा हुआ है डैन, तो डैन से आप क्या याद रखेंगे? डेनमार्क। ठीक है, तो नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैन ब्रोक दिया गया है डेनमार्क की सरकार के द्वारा विजय शंकर को। ठीक है, तो सन्मार समूह चेन्नई में स्थित है, तो उसके चेयरमैन है विजय शंकर। तो उन्हें अभी हाल ही में डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन के द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैन ब्रोक से सम्मानित किया गया है। अच्छा, उन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया है? तो यह सम्मान उनकी विशिष्ट काउंसुलर सेवाओं के सम्मान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गोरखपुर। तो जो यूपी वाले छात्र होंगे उनके माइंड में तो योगी जी वाला गोरखपुर आ गया होगा, लेकिन ये वो वाला गोरखपुर नहीं है, ये है हरियाणा वाला गोरखपुर। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी घोषणा भी हाल ही में किसने की है? केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा जितेंद्र सिंह जी ने ये भी कहा है कि जो महाराष्ट्र का जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है उसको भी चालू किया जाएगा, उस पर भी काम किया जाएगा। और ये जो जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना होगी ये भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाली परियोजना होगी, यानी कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अजय सेठ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। वित्त यानी फाइनेंस यानी रुपया पैसा, ये किसके पास होगा? सेठ के पास। तो अजय सेठ जो हैं वो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस रोग को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा नौमा। तो दोस्तों WHO ने ये कहा है कि जो नौमा रोग है अब वो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया जाएगा। नौमा रोग दोस्तों मुंह और चेहरे को प्रभावित करने वाला रोग है और इसकी जो मृत्यु दर है वो 90% है, यानी कि इस रोग से प्रभावित होने वालों का जो मृत्यु दर है वो कितना है? 90% है, यानी 90% मरीज इसके मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग होते हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक के कारण होते हैं और ये अक्सर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। जिस प्रकार की जलवायु दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है उस प्रकार की जलवायु में ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सांसदों की वेतन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन काफी चर्चा में भी रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? सांसदों का वेतन 1 लाख रुपए से बढ़कर कितना हो गया है? तो अब 1,24,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे सांसदों को। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि लोकसभा के सांसद हैं कि राज्यसभा के सांसद हैं? तो दोनों सांसद हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों को अब 1,24,000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और खास बात इसकी ये रही है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है ये 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी, यानी बैक डेट से ये प्रभावी होगी। तो सांसदों को पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अब बढ़ करके 1,24,000 रुपए हो गए हैं। इसके अलावा दैनिक भत्ता यानी कि जो रोज का भत्ता दिया जाता था 2,000 रुपए, अब 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सांसद रिटायर्ड हो गए हैं यानी कि अब वो सांसद नहीं है तो उनकी जो पेंशन है वो 25,000 रुपए से बढ़ा करके 31,000 रुपए प्रति माह की गई है। तो ये बढ़ोतरी की गई है सांसदों की वेतन और भत्ते में। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जो बुजुर्गों के मुद्दों को लेकर के एक आयोग बना रहा है। उसने एक आयोग बनाया है कि बुजुर्गों को किस प्रकार की दिक्कत हो रही है। तो बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए एक वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है केरल की सरकार ने। तो केरल की सरकार या केरल राज्य ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? वो बना है भारत। ठीक है, यानी भारत दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है दुनिया में।
तो भारत लगातार 1998 से लेकर दूध उत्पादन में पहले स्थान पर बना हुआ है, यानी 1998 से लेकर के 2025 तक भारत ही दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। दुनिया में जितना भी दूध उत्पादन होता है उसमें 25% हिस्सा किसका है? इंडिया का। वहीं अगर हम 2023-24 के आंकड़ों की बात करें तो भारत का जो कुल दूध उत्पादन हुआ है वो 239.2 मिलियन टन हुआ है। पिछले 10 वर्षों में दूध के उत्पादन में 63.56% की वृद्धि हुई है भारत के। दोस्तों, भारत के बाद दूध उत्पादन में किसका नंबर आता है? अमेरिका का, फिर उसके बाद चाइना का, फिर पाकिस्तान का, फिर ब्राज़ील का। और भारत में दूध का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर पंजाब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप नोट जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देश ने ये कहा है कि अब वो भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने जा रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस बैंक की जो स्थापना है यह ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। अब दोस्तों, इंडोनेशिया क्यों न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने जा रहा है, इस बात को भी समझ लें, क्योंकि अभी हाल ही में जो इंडोनेशिया है यह ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। ठीक है, अब ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है। अब ये ब्रिक्स के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी शामिल होने जा रहा है। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक में 8 सदस्य हैं। अगर इंडोनेशिया भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो जाता है तो यह उसमें शामिल होने वाला 9वां देश बन जाएगा। ठीक है, अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसके 8 सदस्य कौन कौन है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यानी कि जो देश ब्रिक्स में शामिल हैं वो तो हैं ही हैं 5 देश, और बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, और इंडोनेशिया भी इसमें शामिल होने वाला है। इसका मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय है संघाई, चाइना में, और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राज़ील देश की हैं। अगला क्वेश्चन है, गावा स्टेडियम किस देश में है जिसे 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा यानी नष्ट किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद होना चाहिए कि जो 2032 के ओलंपिक हैं ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। तो इसी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में स्थित है गावा स्टेडियम, जो कि क्रिकेट का एक स्टेडियम है। तो उसे 2032 के ओलंपिक के बाद समाप्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा नितिन मेनन को। तो अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा एलीट पैनल ऑफ अंपायर में नितिन मेनन को शामिल किया गया है। और दोस्तों, नितिन मेनन आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में एकमात्र भारतीय हैं जो इसके लिए चुने गए हैं। इसके अलावा भारत के ही एक अंपायर हैं क्रिकेट के, जिनका नाम है जयरामन मदन गोपाल। तो उन्हें इमर्जिंग पैनल में शामिल किया गया है, यानी कि जो जयरामन मदन गोपाल हैं अब वो विदेशों में भी जाकर के टेस्ट मैचों और वनडे मैचों में अंपायरिंग कर सकते हैं। और जो नितिन मेनन है वो आईसीसी की प्रतियोगिताओं में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंपायरिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाल ही में किस देश ने फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया है? तो जो पापुआ न्यू गिनी की गवर्नमेंट है उसने फेसबुक को बैन करने का फैसला किया है। तो पापुआ न्यू गिनी ने घृणा भाषण यानी हेट स्पीच, गलत सूचना यानी फॉल्स इंफॉर्मेशन और पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए फेसबुक पर बैन लगाया है। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी पहला ऐसा देश नहीं है जिसने फेसबुक पर बैन लगाया है। इससे पहले चाइना, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस और म्यांमार, इन देशों ने भी फेसबुक पर बैन लगाया हुआ है। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है। ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर स्थित है पापुआ न्यू गिनी। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जेम्स मैरपे, और जो पापुआ न्यू गिनी है यह ओशिनिया के क्षेत्र में स्थित है। आपको याद रखना है कि 2023 में पापुआ न्यू गिनी की गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान से सम्मानित किया था। क्वेश्चन है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर.के. श्रीराम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।
और जो आर के श्री राम कुमार हैं, यह भारत के एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि जो आर के श्री राम कुमार हैं ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो इन्हें 2025 का संगीत कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि जो संगीत कला निधि पुरस्कार है यह कर्नाटक संगीत में प्रदान किया जाता है। हमारे देश में संगीत की दो शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा कहलाती है हिंदुस्तानी संगीत और दूसरी शाखा कहलाती है कर्नाटक संगीत। तो ऐसा माना जाता है कि जो हिंदुस्तानी संगीत की शाखा है वो उत्तर भारत में प्रचलित है और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत की शाखा प्रचलित है। तो कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में ये संगीत कला निधि पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 2025 का आर के श्री राम कुमार को प्रदान किया गया है। इसके अलावा आपको एक और पुरस्कार याद रखना है, वो है नृत्य कला निधि पुरस्कार। तो 2025 में प्रसिद्ध नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों दुनिया में अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। यानी कि भारत चाय को निर्यात करने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है केन्या। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है? केन्या। फिर उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो वो है असम। ठीक है, तो भारत में जितना भी चाय का उत्पादन होता है उसका लगभग 50% हिस्सा असम राज्य में उत्पादन होता है। और दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वो है चाइना। और अभी हाल ही में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश भी बना था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सहकार टैक्सी सेवा किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने अब सहकार टैक्सी सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। यानी कि जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनियों के द्वारा टैक्सी सेवा, ऑटो सर्विस, कैब, बाइक ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं, अब उसी प्रकार की सर्विस केंद्र सरकार भी देने जा रही है। तो उसको नाम दिया गया है सहकार टैक्सी। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति किस देश में है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो दोस्तों अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 को जारी किया गया है। तो अरबपतियों के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, फिर उसके बाद है चाइना और भारत का नंबर आता है तीसरे स्थान पर। अमेरिका में 870 अरबपति हैं, जबकि चाइना में 823 हैं और 284 अरबपति हैं भारत में। दोस्तों 92 अरबपतियों के साथ चाइना का जो शंघाई शहर है वो एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। यानी कि एशिया में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं शंघाई में, फिर उसके बाद बीजिंग में 91 हैं और फिर मुंबई में 90 हैं। यानी मुंबई तीसरे स्थान पर है। और ये दोस्तों जो रिपोर्ट जारी की गई है हुरुन के द्वारा, इसमें यह भी बताया गया है कि जो HCL टेक्नोलॉजीज की रोशनी नादर मल्होत्रा है, ये दुनिया की शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं में शामिल हो गई हैं और ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक निधि यानी इंटेक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंटेक के अध्यक्ष बने हैं अशोक सिंह ठाकुर। कौन बने हैं? अशोक सिंह ठाकुर। और उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए इंटेक का अध्यक्ष बनाया गया है। इंटेक की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका उद्देश्य है भारत में कला और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, पोट्टी श्री रामुलु की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाएगा अमरावती में। तो दोस्तों अमरावती कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी ही अमरावती है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। दोस्तों पोट्टी श्री रामुलु वो व्यक्ति हैं जिनके अनशन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर।
तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और अनशन के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, क्योंकि उनकी मांग थी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। उनकी मृत्यु के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा मुक्केबाज। तो दोस्तों, अमेरिका के प्रसिद्ध मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें बिग जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1968 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और इन्हें 2 बार हैवी वेट विश्व खिताब भी मिल चुका है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इनके बारे में नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जरूर आप नोट कर लें। इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। तो ये थीम आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा जी अब नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं और राजीव गौबा जी पूर्व कैबिनेट सचिव हैं। अब उन्हें नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं यानी प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी और सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने केवल 1 गोल्ड मेडल जीता है। आपको याद रखना है कि ये जो सेपक टकरा विश्व कप 2025 है, इसका आयोजन पटना बिहार में किया गया था। तो यह पहली बार हुआ है जब भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। इस बार भारत ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगर हम पदक तालिका यानी मेडल टैली की बात करें तो थाईलैंड पहले स्थान पर रहा है, म्यांमार दूसरे, तीसरे स्थान पर वियतनाम, चौथे स्थान पर इंडिया रहा है, 5वें पर जापान, 6ठे पर मलेशिया, 7वें पर ईरान, 8वें स्थान पर सिंगापुर रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा अगर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ऐप पर आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी, जिसमें जीके जीएस की ई बुक है और इसके अलावा करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिलेगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर 4000 से अधिक टेस्ट वाला टेस्ट पास मिल जाएगा। और दोस्तों, ये सभी कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो इन सभी कोर्स को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर इंस्टॉल कर। दोस्तों, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर जा करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कूपन कोड यूज करें जिसका नाम है अर्जुन 200 यानी अर्जुन 200 इसका कूपन कोड है। इस कूपन कोड का यूज करके आप इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मंथली करेंट अफेयर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो अब मार्च की करेंट अफेयर्स की बुक लॉन्च कर दी गई है, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 13 महीने के करेंट अफेयर्स की बुक और 1800 करेंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी।